दोस्तों, आपने कभी ना कभी वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा। आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी सीरीज बैंड ऑफ ब्रदर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज सच्ची घटनाओं के ऊपर बनी हुई है। इसमें जो कुछ भी दिखाया है वह किसी के साथ असलियत में जरूर हुआ था। इस सीरीज में हम उन सोल्जर्स को भी देखेंगे जो सच में वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा थे, जिनके इंटरव्यू के बेसिस पर ही यह सीरीज बनी है। तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। पहले सीन में हम कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने बारे में और जर्मनी के साथ अमेरिका के वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे हैं। सीन 2, 4 जून 1944, इंग्लैंड। हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स अपना असला बारूद एक प्लेन में रख रहे हैं और वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग सिगरेट पीकर रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक कंपनी कमांडर उन्हें इकट्ठा होने को कहता है और बताता है कि आज हम दुश्मन से लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि खराब मौसम की वजह से प्लेन नहीं हो सकता। अब सारे सोल्जर्स मूवी रूम में हैं या बैठकर मूवी देख रहे हैं। एक सोल्जर बाहर निकलता है, इसका नाम है रिचर्ड विंटर्स। यह हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। वह आसमान की तरफ देखता है। इतने में उसका दोस्त उसे कहता है कि कल मौसम शायद साफ रहेगा। इस पर रिचर्ड कहता है उसे नहीं लगता। दोनों वॉर के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वॉर खत्म होने के बाद वे क्या करेंगे। अब 2 साल पहले का सीन दिखाई देता है। जगह है आर्मी कैंप ओकवा, जॉर्जिया में। सभी सोल्जर्स लाइन में खड़े हैं। तभी आर्मी कैप्टन गुस्से में उनसे कहता है कि तुम लोगों को लाइन में खड़ा होना भी नहीं आता। इस कैप्टन का नाम है कैप्टन सोबेल। अब कैप्टन सोबेल सोल्जर्स की गन चेक कर रहा है और बता रहा है कि किसी ने भी अपनी गन्स को ठीक से साफ नहीं किया है। एक सोल्जर की गन पर बने नाइफ पर तो जंग भी लगी हुई है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि सोल्जर्स पीटी के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी सोल्जर्स का रोज का रूटीन है कि वह दौड़कर सामने वाली पहाड़ी पर जाते हैं और दौड़कर ही वापस आते हैं। कैप्टन सोबेल सबका टाइम नोट कर रहे हैं। वो एक बहुत ही टफ कैप्टन है जो अपनी सोल्जर्स को मुश्किल से मुश्किल सिचुएशंस के लिए तैयार करना चाहता है। अगले सीन में कैप्टन सोबेल सोल्जर्स को प्लेन से कूदना, दीवार पर चढ़ना और गन के साथ जमीन पर क्रॉल करना भी सिखा रहा है। अगले सीन में कैप्टन सोबेल के सीनियर्स उसे प्रमोशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सोबेल अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। वह सीनियर उसे कहता है कि ऑफिसर विंटर्स ने भी अच्छे से अपना काम किया है और वो उसे भी प्रमोशन दे रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं कैप्टन सोबेल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो अपने सीनियर के सामने कुछ नहीं बोल पाता। अब वह गुस्से में विंटर्स और उसके दोस्त को बुलाता है और दिखाता है कि सोल्जर्स ने अपने पास कुछ गलत चीजें रखी हुई हैं जो कि उनके पास नहीं होनी चाहिए और ये उन दोनों का फेलियर है जिसकी सजा उन्हें मिलेगी। कैप्टन सोबेल विंटर्स को बाहर बुलाता है और उसे उसके प्रमोशन के बारे में बताता है। उसके प्रमोशन से चिढ़कर वह उसे कैंटीन इंचार्ज भी बना देता है और कहता है कि कल खाने में उसे स्पगेटी खानी है। अब हम सभी सोल्जर्स को स्पगेटी खाते हुए देख रहे हैं। सभी सोल्जर्स कई दिन के बाद अच्छा खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और ज्यादा खा लेते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कैप्टन सोबेल आ जाता है। कहता है कि हम सब अभी इसी वक्त सामने वाली पहाड़ी पर रनिंग के लिए जा रहे हैं। दरअसल ये उसने पहले से ही सोचा हुआ था। अब सब सोल्जर्स रनिंग कर रहे हैं। कई सोल्जर्स उल्टी भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया था। लेकिन ये देखकर कैप्टन सोबेल हैरान रह जाता है कि सारे सोल्जर्स इतने सब के बाद भी मोटिवेशन के साथ रनिंग करते जा रहे हैं। अब हम एक प्लेन को उड़ते हुए देख रहे हैं जिसमें सभी सोल्जर्स बैठे हैं। वह सभी प्लेन से कूदने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब कैप्टन सोबेल की बारी आती है प्लेन से कूदने की तो वह 1 सेकंड के लिए थोड़ा झिझकता है लेकिन फिर प्लेन से कूद जाता है। अब सभी सोल्जर्स बारी बारी प्लेन से कूद जाते हैं। ट्रेनिंग अच्छी जाने पर सभी सोल्जर्स एक बार में एंजॉय करते नजर आ रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात भी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर कंपनी कमांडर आ जाता है और उन्हें बताता है कि वो उन सबसे बहुत खुश है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और आज खुलकर एंजॉय करो। अगला सीन 23 जून 1943, कैंप मकॉल। सारे सोल्जर्स की कॉम्बैट ट्रेनिंग चल रही है जिसे कैप्टन सोबेल लीड कर रहा है। आर्मी सोल्जर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा गया है। उनका टारगेट है दूसरे ग्रुप को हराना। अब कैप्टन सोबेल को एहसास होता है कि वह शायद गलत पोजीशन पर है और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं सोबेल का शक यकीन में बदल जाता है और वो चारों ओर से घिर जाते हैं और हार जाते हैं। ये बात कैप्टन सोबेल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब विंटर्स और उसके दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि कैप्टन सोबेल की स्ट्रेटजी गलत थी, जैसे वो सब हार गए। वो बात ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर कैप्टन सोबेल आ जाता है और सबको चलने के लिए कहता है। अगला सीन 6 सितंबर 1943, ब्रुकलिन नेवल शिपयार्ड। सारे सोल्जर्स एक आर्मी शिप में चढ़ते नजर आते हैं। वे सब इंग्लैंड जा रहे हैं जहाँ वो आगे की एडवांस ट्रेनिंग शुरू करेंगे। अब हम सोल्जर्स को देख रहे हैं। कोई लड़कियों की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि इस चाकू से मैं हिटलर को मार डालूंगा। तो दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम हिटलर के पास जर्मनी जाओगे, शायद वो तुम्हें अफ्रीका भेज दें। तो इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि वॉर में अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो हो आप खुद। इतने में वो सोल्जर एक दूसरे सोल्जर पर एक रेसिस्ट कमेंट करता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। 18 सितंबर 1943, जगह एल्डबॉर्न, इंग्लैंड। एक गांव का नजारा दिखता है जहां फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। सोल्जर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइफल फाइट की ट्रेनिंग कर रहे हैं
और अपनी पोजीशन को सिक्योर करना सीख रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी बनाना, रॉकेट लॉन्चर चलाना, ये सब भी सीख रहे हैं। अगले सीन में हम विंटर्स को देखते हैं जो कैप्टन सोबेल का वेट कर रहा है। हम सोबेल को देखते हैं तो पता चलता है कि वह रास्ता भूल गया है। सोल्जर्स एक झाड़ के पीछे जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक प्रैंक करते हैं। वह मेजर हॉर्टन की आवाज निकालते हैं जो कि कंपनी कमांडर। सोबेल को लगता है कि मेजर यहाँ कैसे आ गए। सोल्जर्स उसे मेजर की आवाज में डांटता है और बोलता है कि सारे सोल्जर्स यहाँ आखिर क्यों हैं और क्या वो रास्ता भूल गया है। और वह सोबेल को आगे बढ़ने के लिए बोलता है, जिस पर सोबेल कहता है कि वे आगे बढ़ने ही वाले हैं और हम फैंस को काट देंगे। इधर विंटर्स अब भी सोबेल का वेट कर रहा है और उसके बिना ही आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है। अब सारे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। वे गलती से एक बूढ़े आदमी का रास्ता भी रोक लेते हैं। अचानक उन्हें कैप्टन सोबेल आता हुआ दिखाई देता है जो कंफ्यूज है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। अगले सीन में हम सोबेल को देखते हैं कि मेजर हॉर्टन ने उसे आगे बढ़ने को बोला, जिससे उसने फैंस काट दी और सारी गाय बाहर निकल गई। एक सोल्जर जीप से उतरता है और कैप्टन सोबेल का दिया हुआ लेटर विंटर्स को देता है। इस लेटर में लिखा है कि लास्ट मिशन में जो फेल हो गया उसका जिम्मेदार विंटर्स है, सोबेल नहीं। अब विंटर्स कैप्टन सोबेल के पास जाता है और कहता है कि मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे आपने ऑर्डर दिया था। जिस पर सोबेल कहता है कि मैंने ऑर्डर्स चेंज कर दिए थे। विंटर्स कहता है लेकिन उसे तो इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। तो सोबेल कहता है कि मैंने तुम्हें टेलीफोन किया था और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। अब सोबेल उसे बता रहा है कि उसके पास दो चॉइसेस हैं। पहला, ये अपनी गलती मान ले, या फिर दूसरा, ट्रायल बाय कोर्ट मार्शल के लिए अप्लाई करे। सोबेल उसे उकसाता भी है कि मर्द बनो विंटर्स और गलती मानो, पनिशमेंट ले लो, लेकिन विंटर्स ट्रायल को चुनता है। अब कुछ सोल्जर्स आपस में बात कर रहे हैं कि सोबेल ने विंटर्स के साथ गलत किया और वो सब सोबेल के साथ लड़ाई में नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि किसी तरीके से उन्हें विंटर्स की मदद करनी चाहिए। वे सारे मिलकर रेजिग्नेशन देने का फैसला करते हैं। वो सब ये अच्छे से जानते हैं कि लड़ाई से पहले रिजाइन देने का मतलब है कोर्ट मार्शल, जिसे आर्मी को हक है उन्हें सजाए मौत देने का। फिर भी वे लेटर लिख देते हैं। अगले दिन मेजर हॉर्टन के ऑफिस में वे सब सोल्जर्स हैं। मेजर उन्हें ये बताता है कि इस हरकत के लिए मुझे तुम सबको शूट कर देना चाहिए, लेकिन लड़ाई सर पर है और वो ऐसा नहीं कर सकता। मेजर अब उनका डिमोशन करने के लिए भेज देता है। सारे सोल्जर्स बाहर जाते हैं, विंटर्स को देखते हैं और उसको सल्यूट करते हैं। विंटर्स भी उन्हें देखकर सल्यूट करता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। अब मेजर हॉर्टन कैप्टन सोबेल को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि सोल्जर्स को तुमने बहुत अच्छा ट्रेन किया है, जिससे खुश होकर वो नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए दूर भेज रहे हैं। इस बात से सोबेल बहुत गुस्सा हो जाता है कि अब वह लड़ाई में नहीं जा पाएगा। बाहर जाते वक्त उसे विंटर्स दिखाई देता है जो उसे सल्यूट करता है, मगर सोबेल कुछ रिप्लाई नहीं करता और विंटर्स वहाँ से चला जाता है। 31 मई 1944, जगह पॉटरी, इंग्लैंड। सभी सोल्जर्स लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब विंटर्स नए कंपनी कमांडर के साथ लड़ाई की स्ट्रेटेजी बना रहा है, जो मैप में उन लोकेशंस को मार्क करता है जहाँ पे वो सोल्जर्स के साथ प्लेन से कूदेंगे। जगह है नॉर्मंडी। विंटर्स का दोस्त सारे सोल्जर्स को लड़ाई की स्ट्रेटेजी बता रहा है कि सभी को यह सारी स्ट्रेटेजी याद हो जानी चाहिए, इतना कि बिना मैप के भी वे सही लोकेशन पर पहुंच जाएं। अब सारे सोल्जर्स अपना असला बारूद तैयार कर रहे हैं और प्लेन में चढ़ने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। एक सोल्जर्स बाकी सभी सोल्जर्स को आर्मी की साइड से दिया हुआ एक ऑर्डर लेटर देता है, जिसमें लिखा हुआ है कि आज की रात तुम सभी को प्लेन में सवार होकर दुश्मन के इलाके में जाना है। याद रहे कि इसी दिन के लिए तुमने ट्रेनिंग भी की थी। इतने में एक ऑफिसर सबको बताता है कि आज प्लेन नहीं हो सकता क्योंकि मौसम खराब है। दुश्मन पर हमला 24 घंटों के लिए टाला जाता है। अब हम उसी सीन पर पहुंच गए हैं जहां सारे सोल्जर्स मूवी देख रहे हैं। यह वही सीन है जहां से हमने स्टोरी की शुरुआत की। अगले सीन में हम विंटर्स को देखते हैं जो मौसम को देख रहा है और शायद यह भी सोच रहा है कि कब उसे लड़ाई के मैदान में जाने का मौका मिलेगा। 5 जून 1944, जगह पॉटरी, इंग्लैंड। आखिर वो बड़ा दिन आ ही गया जब सारे सोल्जर्स दुश्मन के इलाके में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्लेन में चढ़ने से पहले उन्हें ब्रीफ दिया जा रहा है। विंटर्स उन्हें कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, अब हम दुश्मन के इलाके में इकट्ठा होंगे। वे सब एक एक करके खड़े होते हैं और प्लेन में चढ़ जाते हैं। इंजन स्टार्ट होने की आवाज के साथ सभी के मन में खलबली सी मची हुई है। वे सब डरे हुए हैं लेकिन कोई अपना डर दिखाता नहीं है। प्लेन टेक ऑफ करते हैं। एक के बाद एक सैकड़ों प्लेन हवा में हमें दिखाई देते हैं जो उड़ चले हैं हिटलर की आर्मी से सीधी टक्कर लेने। शुरुआत में हम एक नौजवान सोल्जर को देखते हैं जो आसमान की तरफ घूर रहा है। वह आसमान में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कुछ सोल्जर उसे देखते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार वह आसमान की तरफ क्यों देख रहा है। पीछे खड़ा सोल्जर उसे पहचान जाता है और उसे बुलाता है। इस सोल्जर का नाम है ब्लाइथ। पूछने पर वह बताता है कि प्लेन से कूदते वक्त वह अपनी कंपनी से अलग हो गया था और तब से उन्हें ढूंढ रहा है। ये बताने पर वह बाकी सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ चलता है। ब्लाइथ अब अपने बाकी साथी सोल्जर्स के साथ मिल जाता है। उसका दोस्त उसे पिछली लड़ाई के बारे में बताता है
जिसमें उन्होंने बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को मार दिया था। इतने में एक सीनियर ऑफिसर सारे सोल्जर्स को बुलाता है और बताता है कि हमारे नए ऑर्डर्स आ गए हैं और हमें आगे बढ़ना है। सभी सोल्जर्स तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं आगे की लड़ाई के लिए। रात का सीन है और सभी सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। हर तरफ जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, मरे हुए सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। एक सोल्जर कहता है कि हमारे काफी सारे साथी आगे निकल गए हैं और हमें उन्हें ढूंढना होगा। दो सोल्जर्स आगे बढ़कर बाकी सारे सोल्जर्स को ढूंढने जाते हैं। अचानक एक सोल्जर को लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है, पर वह उसका साथी सोल्जर ही निकलता है। वह सोल्जर उसको बोलता है कि तुम पीछे जाओ और बाकी सारे लोगों को खबर दो कि हमने बाकी सारे लोगों को ढूंढ लिया है। ब्लाइथ आगे बढ़ता है और उसे एक जर्मन सोल्जर दिखाई देता है। वह उसे देखकर डर जाता है, लेकिन पीछे से ऑफिसर विंटर्स आता है और उसे बताता है कि यह सोल्जर मर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स और उसके सारे सोल्जर्स नॉर्मंडी में पहुंच चुके हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जर्मन सोल्जर्स उन पर जबरदस्त फायरिंग शुरू कर देते हैं। यह देखकर सारे अमेरिकी सोल्जर्स छुप जाते हैं। ऑफिसर विंटर्स सभी को बोलता है कि यहाँ पर मत छुपो और आगे बढ़ो। सभी सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे गोलियों का सामना करते हैं। कुछ पीछे के रास्ते से भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जर्मन सोल्जर्स बहुत सारे हैं और हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं। कई अमेरिकी सैनिक गोली लगने की वजह से मारे जाते हैं। एक अमेरिकी सोल्जर्स उन पर ग्रेनेड से हमला करता है और सारे जर्मन सोल्जर्स को मार देता है। अब वह आगे बढ़ता है और एक एक करके हर बिल्डिंग में जाता है, उसकी खिड़की तोड़ता है और उसमें बम फेंक देता है, जिससे जर्मन सोल्जर्स मर जाते हैं। एक जर्मन सोल्जर घायल होकर बाहर आता है तो उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। एक अमेरिकी सोल्जर बिल्डिंग में घुसता है। वह अपनी गन से गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक देखता है कि वहाँ पर एक जर्मन परिवार है, एक औरत, एक बच्चा और एक आदमी। वो वहाँ से वापस आ जाता है। अचानक वो देखता है कि जर्मन सेना का टैंक आ रहा है। वह सारी बिल्डिंग्स को बम से उड़ा रहा है। वे सभी सोल्जर्स को वहाँ से तुरंत निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अमेरिकी सोल्जर्स की बंदूकें किसी भी टैंक का सामना नहीं कर सकती हैं। अब उन्हें एक दूसरी स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। एक बम धमाके में तो एक अमेरिकी सोल्जर की टांग ही उड़ जाती है। एक दूसरा सोल्जर धमाके से दूर जाकर गिरता है। सोल्जर अब एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वह पीछे के दरवाजे से बैकयार्ड में चला जाता है। वो बाहर निकल ही रहा होता है कि वहाँ जोरदार धमाका होता है। धमाके में घायल होकर वह सोल्जर बाहर निकलता है और उसके साथी उसको देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा धमाके में पूरी तरह घायल हो चुका होता है और उसका पैर भी धमाके में घायल हो जाता है। अब कुछ अमेरिकी सोल्जर्स एक बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर चले जाते हैं और भागते हुए जर्मन सैनिकों को एक एक करके गोली से उड़ा देते हैं। इतने में ऑफिसर विंटर्स के पास एक सोल्जर आता है और उन्हें बताता है कि पीछे हमारी सेना आ रही है। अब ऑफिसर विंटर्स एक गली में खड़ा है और अचानक उसके पैर में गोली लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स उस गोली को निकलवा रहा होता है। उसका साथी आकर उसका हालचाल भी लेता है। कैप्टन विंटर्स उसे बताता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। वो डॉक्टर उसे बताता है कि ऑफिसर ब्लाइथ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। पूछने पर सोल्जर ब्लाइथ ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छा गया है। ऑफिसर विंटर्स उसे हिम्मत देता है। अगले सीन में वह विंटर्स को बताता है कि अब उसे दिखाई दे रहा है और अब वो ठीक भी महसूस कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर धूप में आराम कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। आराम का वक्त खत्म हुआ, अब आगे चलने की तैयारी करो। इतनी जल्दी? हम थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ पर बैठे हैं। हम यहाँ पर थोड़ी देर और आराम करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तुम पागल हो क्या? तुम जानते हो कि वो आदमी कौन है? मैंने उसके बारे में कुछ अफवाह सुनी है कि उसके साथियों ने कुछ जर्मन सोल्जर्स को पकड़ लिया था। वह उनके पास गया और पहले तो उनको सिगरेट पिलाई, लेकिन जैसे ही उस जर्मन सोल्जर ने पहली सिगरेट का कश लिया, उसने उन सारे सोल्जर्स को गोलियों से भून दिया। तो अगर उसे उन सोल्जर्स को मारना था तो उसने पहले सिगरेट ही क्यों पिलाई? यही तो बात है, इसीलिए सब उसे पागल सोल्जर कहते हैं। अब अगले सीन में सभी सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। एक सोल्जर कहता है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि सबसे आगे हम ही होते हैं, ना कभी पीछे ना कभी बीच में, बल्कि सबसे आगे। हमारी सोल्जर्स की कंपनी हमेशा सबसे आगे होती है। इतना कहते ही वहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं। जर्मन सोल्जर्स ने उन पर हमला कर दिया है। अचानक हुए इस हमले से अमेरिकी सोल्जर्स घबरा जाते हैं और वहीं पर डेरा डाल देते हैं। अब रात हो गई है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आगे की तरफ से उन्हें जर्मन सोल्जर्स ने घेर लिया है। अब वो सब यहीं रुकने पर मजबूर हैं। एक सोल्जर ब्लाइथ का हाल चाल पूछता है और उससे पूछता है कि क्या अब उसकी तबीयत ठीक है। वह उसे बताता है कि उसे हिस्टोरिकल ब्लाइंडनेस हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अब हम ब्लाइथ को देखते हैं कि वह देर रात तक उल्लू की तरह जाग रहा है। उसका साथी उसे पूछता है कि तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाते हो? तो वो बोलता है कि सर अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। ये कहने पर उसका साथी बोलता है कि आगे जाकर देख कर आओ कि वहाँ पर इतना शोर क्यों मच रहा है। ब्लाइथ आगे जाता है तो उसका सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि अब सब कुछ ठीक है और तुम अपनी जगह पर वापस जा सकते हो। सोल्जर ब्लाइथ अपने सीनियर से कन्फेस करता है कि जब वह प्लेन से कूदा था वह एक जगह पर जाकर छुप गया था और उसने अपनी यूनिट को ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की थी। वो काफी टाइम तक वहाँ पर छुपा रहा और इस
जिस चीज की वजह से वो बहुत ही शर्मिंदा है। ये कहने पर उसका सीनियर उसे समझाता है कि यहाँ पर हर कोई डरा हुआ है, लेकिन यह वॉर हमें किसी भी हालत में जीतना है। अब सुबह हो चुकी है और सोल्जर्स आगे की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। इतने में ही फिर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। हर तरफ गोलीबारी और बम फट रहे हैं। ऑफिसर विंटर सारे सोल्जर्स के पास जाकर उनका हौसला बढ़ा रहा है। अब दोनों तरफ से गोलीबारी बराबर चल रही है। हम देखते हैं कि सोल्जर ब्लाइथ एक गड्ढे में छुपा हुआ है और गोलियों की आवाज से डरकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। इतने में अमेरिकी सोल्जर देखता है कि जर्मन सोल्जर्स के टैंक आ गए हैं। अमेरिकी सोल्जर ये देखकर वापस आने लगते हैं क्योंकि उनकी बंदूकें और मशीन गन टैंक का सामना नहीं कर सकते। सोल्जर ब्लाइथ अभी भी उस गड्ढे में छुपा हुआ है। ऑफिसर विंटर्स वहां जाकर उसे उस गड्ढे से निकालता है और बोलता है कि गोली चलाओ और दुश्मन को मारो। ब्लाइथ बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करता है और गोली चलाता है। पहली गोली चलाने के बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और अब वह जर्मन सोल्जर्स पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला शुरू कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो सोल्जर्स रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से जर्मन सेना पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने रॉकेट की मदद से एक जर्मन टैंक को भी उड़ा दिया है। अब हम देखते हैं कि अमेरिकी सेना भी टैंक लेकर आ चुकी है और जर्मन सेना पर हमला कर दिया है। इन अमेरिकी टैंक्स का सामना जर्मन सोल्जर्स नहीं कर पाते और वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए जर्मन सैनिकों पर अमेरिकी सोल्जर हमला कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। अब हम ब्लाइथ को देखते हैं कि वह जर्मन सोल्जर्स को देख रहा है। वह उन पर गोली चलाने के लिए तैयार होता है, निशाना लगाता है और गोली चला देता है। निशाना बिल्कुल ठीक जर्मन सोल्जर को लगता है। अब अमेरिकी सोल्जर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और ब्लाइथ को अब थोड़ी संतुष्टि है कि ये लड़ाई खत्म हुई और वह अभी भी जिंदा है। एक सोल्जर आकर उससे पूछता है कि दोस्त क्या तुम ठीक हो? लेकिन ब्लाइथ कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर उसने उस जर्मन सैनिक को गोली मारी थी। उसे कुछ खून के निशान दिखते हैं। उन निशानों का पीछा करके वो आगे बढ़ता है तो उसे वो जर्मन सोल्जर दिखाई देता है जिसने उसको गोली मारी थी। वो उस मरे हुए सैनिक को देख रहा है। उसकी जैकेट पे लगा हुआ फूल वो निकालता है और उसे अपनी जैकेट पर लगा लेता है। अब अमेरिकी सोल्जर्स आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें एक खाली बिल्डिंग दिखाई देती है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसके अंदर भी कुछ जर्मन सैनिक हो सकते हैं और हम अगर उनके सामने गए तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। वह ऑफिसर बोलता है कि हमें 2 वॉलंटियर्स चाहिए जो अंदर जाकर बिल्डिंग का मुआयना कर सकें। सोल्जर ब्लाइथ खड़ा होता है और कहता है कि वहाँ पर मैं जाऊंगा। उसके साथ 2 साथी भी आ जाते हैं। अमेरिकी सैनिकों का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। उस बिल्डिंग के अंदर जर्मन सैनिक छुपे हुए थे जिन्होंने गोलियां चला दी। एक गोली जाकर सोल्जर ब्लाइथ के गर्दन में लग जाती है और वह घायल हो जाता है। उसके दोस्त उसे वापस खींचकर ले आते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करता है और उसे मेडिकल कैंप के लिए भेज देता है। अब हम देखते हैं कि ब्लाइथ की हालत ठीक नहीं है और वह अभी भी एक सोच में डूबा हुआ है और उसी आसमान को देख रहा है। अगले सीन में हमें 2 सोल्जर्स मोटरसाइकिल पर दिखते हैं। वे दोनों बहुत खुश हैं और बियर भी पी रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक सोल्जर बाकी सभी सोल्जर्स को एक पोएम भी सुना रहा है जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इतने में एक सीनियर ऑफिसर सामने आता है और सभी सोल्जर्स को बताता है कि आज सभी लोग जश्न मनाओ क्योंकि कल सुबह हमें फ्रांस निकलना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सोल्जर लॉन्ड्री से कपड़े ले रहा है। वह लेडी उसे बताती है कि ऑफिसर ब्लाइथ के भी कुछ कपड़े हमारे पास हैं, क्या आप उन्हें दे देंगे? यह सुनकर वह सोल्जर कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसे पता है कि ब्लाइथ अब यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि वो जंग में मारा जा चुका है और कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। ऑफिसर ब्लाइथ की गर्दन में जो गोली लगी थी उसका घाव कभी भी ठीक नहीं हो पाया और 1 साल के बाद वो अपने जख्मों से लड़ता हुआ मर गया। घास के मैदान में कैप्टन विंटर्स एक जर्मन सोल्जर का पीछा कर रहा है। वो उसे पकड़कर गोली मार देता है। यह दृश्य वह अभी सपने में देख रहा है। अगले दिन सुबह कैप्टन विंटर्स खिड़की खोलकर बाहर देख रहा है। वो अपने साथी ऑफिसर को जगाता है, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी ना जागने पर वह पानी का गिलास उसके मुंह पर डाल देता है। अब दोनों सोल्जर जीप में बैठकर सोल्जर कैंप की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर आर्मी कर्नल उनका इंतजार कर रहा है। कर्नल उन्हें बताता है कि ब्रिटिश सेना के 8000 से ज्यादा सैनिकों को जर्मन सैनिकों ने मार डाला है और कई सारे सोल्जर्स को बंदी भी बना लिया है। हमारा अगला मिशन है उन सोल्जर्स को जर्मन सोल्जर्स के कब्जे से छुड़ाना। कर्नल ऑफिसर विंटर्स को कहता है कि वह पिछली लड़ाई की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिस पर विंटर्स कहता है कि मैं जल्दी ही उसे बनाकर आपको दे दूंगा और वो रिपोर्ट लिखने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स और उसके साथी कैंप में बैठकर बातचीत कर रहे हैं और आगे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। इतने में ही कुछ सोल्जर एक घायल सोल्जर को अंदर लेकर आते हैं जिसे गोली लगी हुई है और खून निकल रहा है। एक ऑफिसर बाकी सबको तुरंत उस जगह पर वापस भेज देता है जहां उसे गोली लगी है। अब कुछ सोल्जर उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक गोलियों की आवाज से वो नीचे छुप जाते हैं। आगे जर्मन सेना के पास मशीन गन है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। ऑफिसर विंटर्स अकेले आगे जाने का फैसला करता है। मशीन गन की पोजीशन समझकर वो बाकी साथियों को भी वहां बुला लेता है। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वो 2 टुकड़ियों में आगे बढ़ रहे हैं। एक टुकड़ी आगे जाकर गोलियों से हमला करेगी और
और दूसरी टुकड़ी पीछे रुककर बम से सपोर्ट करेगी। अब कैप्टन विंटर्स जर्मन सेना के बिल्कुल नजदीक बैठ गया है और अपने साथियों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा करता है। वो अपने सारे साथियों को उनकी अपनी पोजीशन बता रहा है कि किसको किस तरीके से किस पर हमला करना है। कैप्टन विंटर्स की स्ट्रेटेजी है कि वे जर्मन सेना पर एक साथ पूरी ताकत से हमला करेगा ताकि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले। अब वह सारे सैनिक एक साथ गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। पीछे वाली टुकड़ी बम से हमला कर रही है जिसमें काफी सारे जर्मन सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन जर्मन सेना के पास मशीन गन है और वो अमेरिकी सोल्जर्स पर मशीन गन से हमला कर देते हैं, जिससे अमेरिकी सैनिक पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं और अपनी पुरानी पोजीशन पर चले जाते हैं। कैप्टन विंटर्स फोन करके एक और सैनिक टुकड़ी को बुलाने को कहता है और यह भी कहता है कि अपने साथ मशीन गन भी लाएं। वो अपने साथी के साथ आगे की स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहा है। अब सैनिक आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। वे सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। कैप्टन विंटर्स उन सबको लीड कर रहा है और सबसे आगे है। आगे बढ़कर वह देखता है कि जर्मन सेना के 100 से भी ज्यादा सैनिक वहाँ पर हैं और वो अकेला ही उन सब पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर देता है। कुछ ही देर में बाकी के अमेरिकी सैनिक भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब सारे अमेरिकी सैनिक जर्मन सैनिकों पर हमला कर रहे हैं, मशीन गन से उन पर गोलियां दाग रहे हैं। जर्मन सैनिक इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाते और भागने लगते हैं। अमेरिकी सैनिक उन भागते हुए सैनिकों पर गोली चलाने लगते हैं, मशीन गन से हमला शुरू कर देते हैं। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। कैप्टन विंटर्स फोन करके अमेरिकी सेना को खबर देता है कि 100 से भी ज्यादा जर्मन सैनिक खुले मैदान में भाग रहे हैं। हमें उन सब पर बम से हमला कर देना चाहिए ताकि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। और होता भी बिल्कुल वैसा है। अमेरिकी सेना उन भागते हुए जर्मन सैनिकों पर बम गिरा देती है। उस हमले में बहुत सारे जर्मन सैनिक मर जाते हैं। ये सब देखकर जर्मन सेना भी अपने सैनिकों की रक्षा के लिए अमेरिकी सोल्जर्स पर बम से हमला कर देती है, जिसमें कई सारे सोल्जर घायल भी हो जाते हैं। घायल सैनिकों को उनके साथी नीचे ले आते हैं। कैप्टन विंटर्स और उसके साथी 11 जर्मन सोल्जर्स को जिंदा पकड़ लेते हैं। कैप्टन विंटर्स एक सोल्जर को उन्हें वापस ले जाने के लिए बोल देता है। अगले सीन में हम कैप्टन विंटर्स को अकेला बैठा देखते हैं। वो अकेला बैठकर कुछ सोच रहा है। इतने में उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि हमारे 22 साथी घायल हो चुके हैं। इस पर कैप्टन विंटर्स बोलता है कि एक साथी मर भी गया है जिसका नाम है ड्यूकमैन। ऑफिसर विंटर्स अपने साथी से पानी मांगता है। वो खड़ा होता है और मरे हुए जर्मन सैनिकों को देख रहा है जो कि सैकड़ों हैं, और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आर्मी कर्नल को ऑफिसर विंटर्स के साथ बात करते देख रहे हैं। कर्नल उसे बता रहा है कि उसका प्रमोशन किया जा रहा है। ये कहने पर ऑफिसर विंटर्स मेजर से पूछता है कि उसकी जगह आखिर कौन लेगा, जिसके जवाब में मेजर उसे बताता है कि लेफ्टिनेंट हेलिगर उसकी जगह लेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स अपने ऑफिस में है। उसके साथी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर पहले से ही खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करके पूछते हैं कि ये कौन है, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि ये मेरा असिस्टेंट है, जिस पर मजाक में उसका साथी उसको कहता है कि तरक्की होने का फायदा तो है। इतना कहने पर वो उस असिस्टेंट को कॉफी लाने के लिए भेज देता है। उसका साथी ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि आज रात ब्रिटिश सोल्जर्स का रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स उसको पूछता है कि वहाँ कितने ब्रिटिश सैनिक हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि 140 ब्रिटिश सैनिक जर्मन सेना के कब्जे में हैं। ऑफिसर विंटर्स उसे कहता है कि इस मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको तेजी से काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ब्रिटिश सैनिकों को छुड़ाने में देर हुई तो अमेरिकी सोल्जर्स की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर वह ऑफिसर विंटर्स को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सोल्जर्स नाव में बैठकर सेना के ठिकाने पर पहुंच गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। 140 ब्रिटिश सैनिकों को बचाने के लिए उन्हें इस नदी के कम से कम 3 चक्कर लगाने होंगे। कुछ ब्रिटिश सेना के सोल्जर भी उनके साथ मिल जाते हैं। वो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में अमेरिकी सोल्जर्स की मदद करेंगे। वो यह तय करना चाहते हैं कि सारे ब्रिटिश सोल्जर सही सलामत वापस आ जाएं। अब हम ब्रिटिश सोल्जर्स को जश्न मनाता देख रहे हैं। वो सब अमेरिकी सोल्जर्स का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने उन सबकी जान बचाई है। ऑफिसर विंटर्स भी ये चुपचाप देख रहा है और खुश है कि उसके साथी सोल्जर्स ने सारे ब्रिटिश सैनिकों को जिंदा छुड़ा लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स नए कैप्टन से कुछ बातें कर रहा है। इतने में सामने से कोई गोली चला देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। ऑफिसर विंटर्स उसे वापस ले जाता है जहाँ पर उसका इलाज किया जाएगा। वे उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए भेज देता है। अगले दिन सुबह हम सारे सैनिकों को देख रहे हैं। कैप्टन विंटर्स अपने साथी ऑफिसर से बात कर रहा है और आगे की स्ट्रेटेजी बना रहा है। इतने में एक अमेरिकी सोल्जर अंदर आता है और उसको एक चिट्ठी देता है जो कि कैप्टन हेलिगर ने भेजी है। वो बताता है कि कैप्टन हेलिगर की जान बच गई और उनका इलाज चल रहा है। उस सोल्जर के वहाँ से जाते ही उसका साथी एक ऑर्डर लेटर बाहर निकालता है और ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि तुम्हें 2 दिन के लिए पेरिस जाना है, जहाँ पर अमेरिकी सेना की मीटिंग होने वाली है। अगला सीन पेरिस का है, जहाँ ऑफिसर विंटर्स एक कैफे में बैठा हुआ है और कॉफी पी रहा है। वो ट्रेन में बैठकर अब अपने रूम की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन युद्ध की याद
यादें पेरिस की ट्रेन में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। वो भले ही ट्रेन में बैठा हुआ है लेकिन अभी भी अपने साथियों के बीच ही है। आंखें बंद करता है तो उसे युद्ध की तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो उस जर्मन सोल्जर को देख रहा है जिसको उसने गोली मारी थी। वो याद कैप्टन विंटर्स को हिला कर रख देती है। एक लड़का उसके पास आकर बोलता है कि ट्रेन का आखिरी स्टेशन आ गया है और आप यहाँ पे उतर जाओ। कैप्टन विंटर्स पेरिस की सड़कों पर अकेला घूम रहा है। अब हम उसे बाथ टब में गर्म पानी के साथ रिलैक्स करता हुआ देख रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे सोल्जर बैठकर मूवी देख रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स भी अब वापस आ चुका है। पिक्चर के बीच में हम देखते हैं कि सोल्जर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वे सबको बताते हैं कि जर्मन सेना ने अमेरिकी सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया है, इसलिए सभी की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर सारे सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सारे सैनिक तैयार होकर आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन विंटर्स अपने जूनियर सोल्जर को बता रहा है कि सारे लोगों को इकट्ठा करो और असला बारूद उनमें बराबर बांट दो। आगे बर्फबारी शुरू होने वाली है। इन सैनिकों के पास बर्फ में जाने लायक गर्म कपड़े नहीं है। इस चीज का भी ध्यान उन्हें रखना होगा। अब सारे सोल्जर्स ट्रक में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नए सोल्जर्स को देखकर वो उससे सिगरेट मांगते हैं, जिस पर नया सोल्जर उन सभी को सिगरेट निकालकर दे देता है। सारे सोल्जर्स अब बेस पर पहुंच चुके हैं। वो नीचे उतर रहे हैं। इस जगह पर बहुत ज्यादा ठंड है। वे सब आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह है बेल्जियम। ऑफिसर विंटर्स भी वहाँ पहुँच चुका है और वो उस जगह को मैप के जरिए समझने की कोशिश कर रहा है। आर्मी मेजर को विंटर्स बताता है कि उसके पास गोला बारूद बहुत कम है, जिस पर मेजर उसको कहता है कि चाहे कुछ भी करो लेकिन जर्मन सेना को यहाँ पर रोक के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स वापस आ रहे हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर्स समझ नहीं पाते कि आखिर वो वापस क्यों आ रहे हैं। पूछने पर पता चलता है कि जर्मन सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं। वो उन्हें बोलता है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वह अमेरिकी सोल्जर्स लौटते हुए सोल्जर्स की गोलियां और बारूद उनसे ले लेते हैं, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सोल्जर्स गाड़ी भरकर गोला बारूद ले आता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स काफी खुश होते हैं और गोला बारूद उसे ले लेते हैं। वे आगे बढ़ने लगते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे वे कितने बुरे हालात का सामना करने वाले हैं। ऑफिसर विंटर्स भी एक सोच में है। शायद उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि आगे चलकर उनकी मुश्किलें 10 गुना बढ़ने वाली हैं। रूह कपा देने वाली ठंड और जर्मन सेना के बम और मशीन गन का सामना देखते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि ऑफिसर विंटर्स अपने दोस्त के साथ बैठकर सूप पी रहा है और बातें कर रहा है। कंपनी कमांडर से उसका प्रमोशन होने के बाद उसकी जगह जो नया कंपनी कमांडर आया है वह ऑफिसर विंटर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया और वो ये सोच रहा है कि उसको कैसे रिप्लेस किया जाए। इस पर उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुमने उसे रिप्लेस भी कर दिया तो उसकी जगह किसे लाओगे। पहला ऑफिसर जो उसके दिमाग में है उसका नाम है शेम्स। वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और हमेशा चिल्लाता रहता है। दूसरा सोल्जर है पीकॉक। वो भी एक अच्छा सोल्जर है, लेकिन उसे असली लड़ाई का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसका दोस्त उसको पूछता है कि कॉम्पटन कैसा रहेगा, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि मेरे दिमाग में बेस्ट चॉइस वही होगा, लेकिन ये सब सच तब हो पाएगा जब कंपनी कमांडर डाइक अपनी पोजीशन से हट जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर ऑफिसर विंटर्स और उसके साथी सोल्जर को बताता है कि हमारा एक सोल्जर मारा गया है। उसने गलती से अपने ही पैर में गोली मार ली, जिससे उसके पैर की बड़ी नस फट गई और तेजी से खून बहने लगा। वो उसे रोक नहीं पाए और सोल्जर मारा गया। ऑफिसर विंटर्स उस सोल्जर से पूछता है कि कंपनी कमांडर के बजाय तुम मुझे रिपोर्ट देने क्यों आए हो। ऑफिसर विंटर्स को प्रमोशन मिलने के बाद जो कंपनी कमांडर आया है वो उसके बारे में उस सोल्जर से पूछ रहा है, जिस पर वो सोल्जर बताता है कि उसे नहीं पता कि नया कमांडर कहाँ है और हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि उस सोल्जर को गोली कैसे लगी। हम देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सोल्जर मैप के ऊपर जर्मन सेना की पोजीशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। पोजीशन समझकर वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जमा देने वाली ठंड उनके इरादों को जमा नहीं पाती। सभी सोल्जर भूखे हैं, ठंड से परेशान हैं, लेकिन इरादा मजबूत है। पेड़ के पीछे छुपे हुए अमेरिकी सोल्जर घोड़े पर सवार जर्मन सोल्जर के नजदीक आने का इंतजार कर रहे हैं। नजदीक आने पर एक अमेरिकी सोल्जर उस पर गोली चला देता है, जिससे बचकर वो सोल्जर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगने के कारण घोड़े से नीचे गिर जाता है। अमेरिकी सैनिक नजदीक आकर मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि वो सोल्जर मर चुका है। एक अमेरिकी सोल्जर उसकी तलाशी लेता है तो उसे उसके पास एक बंदूक मिलती है, जिसे वे अपने पास रख लेता है। वो इस बंदूक की तलाश बहुत टाइम से कर रहा था और खुशी से वो उस बंदूक के बारे में सारे साथी सोल्जर्स को बता भी रहा है। इस बंदूक को जर्मन सैनिकों ने बनाया है, जो बहुत ही एक्यूरेट होती है। इस बंदूक का नाम है लूगर। अचानक अमेरिकी सैनिकों की गोली चलने की आवाज आती है और वो अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उनका एक साथी उन्हें
उन्हें आकर बताता है कि एक सोल्जर के पैर में गोली लग गई है और बहुत खून भी निकल रहा है। ये वही सोल्जर है जिसको जर्मन गन मिली थी और इस गन से गोली चली जो उसके पैर में लग गई। गोली उसके पैर की बड़ी नस में लगी है जिससे बहुत ही तेजी से खून निकल रहा है। उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसके साथी उसे गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सोल्जर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब हम देख रहे हैं कि एक जीप आर्मी कैंप की तरफ आ रही है। उसमें से एक सोल्जर बाहर निकलता है और सोते हुए ऑफिसर निक्सन को उठाता है। वो उसे एक लेटर देता है और बताता है कि ये हेडक्वार्टर से आया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स शेविंग कर रहा है। ऑफिसर उसे एक लेटर के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि आर्मी हेडक्वार्टर्स ने अब ये फैसला किया है कि जो भी सैनिक पिछली लड़ाई में जांबाजी से लड़ा था उसे 1 महीने की घर के छुट्टी पे भेजा जाएगा और हमारी कंपनी में से मुझे चुना गया है। लेकिन वो ऑफिसर विंटर्स को बताता है कि वो वापस जाना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि किसी सैनिक को भेजा जाए जिसने पिछली लड़ाई में बहादुरी से दुश्मन का सामना किया हो। अब हम देख रहे हैं कि सारे सोल्जर लेफ्टिनेंट पीकॉक को कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं क्योंकि उसे ही चुना गया है 1 महीने की छुट्टी पर घर जाने के लिए। वो सोल्जर भी 1 महीने की छुट्टी मिलकर बहुत खुश है और सबका धन्यवाद कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोल्जर अब आगे बढ़ रहे हैं। वे रास्ते में टूटे हुए पेड़ों को देखकर समझ जाते हैं कि आगे जर्मन सोल्जर के पास टैंक्स हैं। अमेरिकी सोल्जर देख रहे हैं कि सामने वाले टाउन में जर्मन सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ले रखी है। अब अमेरिकी सोल्जर उन्हीं पेड़ों के बीच में डेरा डाल लेते हैं और गड्ढे खोदकर ऊपर पेड़ की लकड़ियों से ढक लेते हैं, जिससे अगर बम फटे तो उनके ऊपर कम से कम असर हो। वो सब ये कर ही रहे होते हैं कि इतने में जर्मन सैनिक उन पर टैंकों से हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सारे अमेरिकी सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ तबाही है। पेड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। सभी सोल्जर गड्ढे में जाकर छिप जाते हैं। अब हम एक अमेरिकी सोल्जर को देख रहे हैं जो घायल जमीन पर पड़ा है। उसको खड़े होने में परेशानी हो रही है। वो देखता है कि उसके पैर के चीथड़े उड़ गए हैं। अब गोलीबारी रुक गई है और सैनिक बाहर निकलते हैं। वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अचानक सोल्जर को मदद की पुकार सुनाई देती है। एक सोल्जर अपनी पोजीशन छोड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो देखता है कि उसका दोस्त घायल है और वो उसको खींचकर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। एक सोल्जर के ऊपर पूरा पेड़ आकर गिर गया है जिसे उसके दोस्त हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकल पाए। इतने में फिर से जर्मन सोल्जर्स गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अब जो लोग बाहर निकले थे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सोल्जर अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल उनके ऊपर एक जोरदार बम का धमाका होता है और हम देखते हैं कि दूसरा सैनिक भी उसमें घायल हो चुका है। चारों तरफ गोला बारूद और पेड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। अपने दोस्तों को घायल देखकर क्रॉम्पटन बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसके दोस्तों को तो बहुत ज्यादा फिजिकल इंजरी हुई है, लेकिन अपने दोस्तों को इतनी बुरी हालत में देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। वो अब ना तो किसी से मिलना चाहता है, ना बात करना चाहता है और ना ही जंग लड़ना चाहता है। अगले सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ सैनिक गड्ढा खोद रहे हैं। कुछ सैनिक साथ में खड़े होकर हंसी मजाक भी कर रहे हैं। एक सोल्जर जिसका नाम ऑफिसर लॉज है वो अपने सीनियर ऑफिसर की नकल भी उतार रहा है, जिसे सुनकर बाकी लोग हंस रहे हैं। इसके बाद वो लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक जर्मन सेना उन पर फिर से हमला शुरू कर देती है। इतने सारे बम उनके ऊपर आकर गिरते हैं कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करें और कहां जाएं। ऑफिसर लॉज को उसके 2 दोस्त अपनी पोजीशन पर बुला रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि बम से सुरक्षित रहेंगे। ऑफिसर लॉज उनकी तरफ आगे बढ़ता है। बम के धमाके के बीच से निकलकर वो अपने दोस्तों के पास जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है एक बम का गोला सीधे उनके दोस्तों के ऊपर जाकर गिरता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इसके बाद वो दूसरी सेफ पोजीशन पर चला जाता है। उसके बिल्कुल सामने एक बम का गोला आकर गिरता है। वो दोनों सैनिक उसको देख रहे हैं कि ये बम कब फटेगा, लेकिन वो बम फटता नहीं है और दोनों सोल्जर्स सिगरेट पीने लग जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक सोल्जर ऑफिसर विंटर्स के पास आकर रिपोर्ट दे रहा है। वो उसे बताता है कि आपकी जगह जो नया ऑफिसर आया है उसके ऊपर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अगर कल होने वाले हमले में उसने हम सबको लीड किया तो बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। ऑफिसर विंटर्स उसको सुनता है और वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन
अपने सीनियर्स के फैसले के आगे कुछ भी नहीं कर पाता। अब हम देख रहे हैं कि सैनिक सामने वाले टाउन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो आगे भी बढ़ रहे हैं। पीछे से उनके साथी मशीन गन चलाकर उन्हें कवर फायर दे रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ पाएं। जर्मन सेना पूरे जोर से उनका सामना कर रही है। गोली और बारूद से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सारे सैनिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऑफिसर डाइक सारे सोल्जर्स को रोकने का इशारा करता है और अपने साथी को कहता है कि फर्स्ट प्लेटून को फोन लगाओ। ये देखकर पीछे से ऑफिसर चिल्लाता है कि वहाँ से हट जाओ, आगे बढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। ऑफिसर डाइक फर्स्ट प्लेटून को बोलता है कि तुम पीछे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हमारे आगे होना चाहिए। अब वो सारे सोल्जर्स को बोल रहा है कि हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। ये सुनकर आगे वाले सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है। ऑफिसर डाइक समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसके साथ ही बोल रहे हैं कि हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। पीछे से ऑफिसर विंटर्स लगातार चिल्ला रहा है कि वहाँ मत रुको और आगे बढ़ो नहीं तो मारे जाओगे। कुछ सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गोली का निशाना बन जाते हैं। अगले सीन में एक सोल्जर आकर ऑफिसर डाइक को बताता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा नहीं तो हम सब यहीं के यहीं मारे जाएंगे। पीछे से ऑफिसर विंटर्स ये सब होते हुए देख रहा है और बहुत ही गुस्से में है। वो खुद बंदूक उठाकर आगे बढ़ता है लेकिन कंपनी कमांडर उसे वापस आने का ऑर्डर देता है और बुला लेता है। अब ऑफिसर विंटर्स अपने एक साथी को आगे भेजता है ताकि वो सारे सैनिकों को लीड कर पाए। अब चारों तरफ अफरा तफरी है, बम फट रहे हैं, लेकिन बम के बीच में से कूदता हुआ वो ऑफिसर सारे सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। सारी पोजीशन समझकर वे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि अब हमें किसी तरीके से आगे बढ़ना है। अपने सीनियर को आगे बढ़ता देखकर सारे सोल्जर्स उसी के पीछे चले जाते हैं। अमेरिकी सेना भी बम से हमला कर रही है और जर्मन सेना की गोलीबारी का जवाब दे रही है पूरी ताकत के साथ। अब हम देख रहे हैं कि सारे सैनिक गाना गा रहे हैं। उन्होंने इस टाउन पर अब कब्जा कर लिया है और जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया है। एक सैनिक ये सारी वीडियोग्राफी भी कर रहा है। एक घायल सोल्जर को कंधे पर उठाकर उसका दोस्त आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या ऑफिसर डाइक सच में मारा गया, जिसके जवाब में वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, ऑफिसर डाइक मारा गया। अगले दिन सुबह वो सारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। जीप में बैठकर वापस आर्मी बेस पर जा रहे हैं। सिगरेट पीकर रिलैक्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि आगे जंग और भी खतरनाक होने वाली है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स एक नदी के किनारे पर खड़ा है। इस नदी के दूसरी तरफ जर्मन सेना ने अपना कैंप बना रखा है। वो ये सोच रहा है कि किस तरीके से इस टाउन को पूरी तरह जर्मन सैनिकों से मुक्त किया जाए। ये कहने पर उसका दोस्त उसको बोलता है कि कमांडर का ऑर्डर आया है कि आज रात हमें नदी के उस तरफ टाउन पर हमला करना है और कुछ जर्मन सैनिकों को बंधक बनाकर अपने साथ इस साइड लाना है और इस हमले के लिए कम से कम 15 सोल्जर चाहिए। इस पर कैप्टन विंटर्स कहता है कि सोल्जर को अंधेरे का फायदा नहीं होगा क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है और रात में उजाला रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि ऑफिसर विंटर्स कैंप की तरफ वापस जा रहा है। अंदर पहुंचने पर वे सबको बताता है कि रेजिमेंट चाहती है कि आज रात को हम नदी के दूसरी तरफ जर्मन सेना पर हमला करें और जर्मन सैनिकों को बंधक बनाकर यहाँ पर लेकर आएं। इस ऑपरेशन के लिए हमें कम से कम 15 सोल्जर्स की जरूरत है। नदी पार करने के लिए बोट हमारे पास है। नदी के दूसरी तरफ 3 मंजिला बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में हमें हमला करके बंधक वापस लेकर आने हैं। जैसे ही हमारे सोल्जर्स ऑपरेशन खत्म करके वापस आ रहे होंगे तो नदी के दूसरी तरफ कवर फायर देने के लिए बाकी सोल्जर्स बिल्कुल तैयार होंगे। ये कहकर ऑफिसर विंटर्स वहां से चला जाता है। अब हम देख रहे हैं कि 2 सोल्जर अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि जर्मन सेना की गोलीबारी से वो मारे जाएं या घायल हो जाएं। 2 और सोल्जर एक घर में से बाहर निकलते हैं। वो उस सोल्जर से कुछ पूछ ही रहे होते हैं कि अचानक उनके ऊपर जर्मन सेना का बम आकर गिरता है। उसके बाद वो वहां से भागने लगते हैं। एक के बाद एक बम गिरते जा रहे हैं। वो वहां से जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। अब वे दोनों सोल्जर अपने बाकी साथियों के पास पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर सीनियर सोल्जर सबको बताता है कि आज रात 1 बजे एक नया मिशन प्लान किया गया है जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इतने में एक दूसरा सोल्जर उस सोल्जर
सोल्जर से पूछता है कि आखिर प्लान क्या है, तुम्हें सब पता होगा, हमें भी बताओ। वो उसे बताता है कि रेजिमेंट ने आज रात को 1 बजे एक मिशन प्लान किया है जिसमें 15 सोल्जर नदी के उस पार जर्मन सेना पर अटैक करेंगे और उन्हें बंधक बनाकर वहां से वापस लाने का प्लान है। ये सुनकर वो सोल्जर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स का ऑर्डर मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अचानक उन पर बम से हमला होता है। जर्मन सोल्जर ने कई बम एक साथ दाग दिए हैं। वो सोल्जर जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागते हैं और किसी तरह बच जाते हैं। अमेरिकी सेना जर्मनी के अंदर काफी आगे बढ़ चुकी है और अपने आखिरी चरण में है। ईजी कंपनी एक नदी के किनारे रुकी हुई है जहां सामने जर्मन सैनिक दूसरी तरफ मौजूद हैं। दोनों तरफ से कभी भी गोलीबारी हो सकती है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता क्योंकि सभी को ये एहसास है कि जंग अब खत्म होने वाली है और कोई भी अपनी जान बेवजह जोखिम में नहीं डालना चाहता। महीनों की लगातार लड़ाई ने इन सैनिकों को पूरी तरह थका दिया है। उनका शरीर कमजोर हो चुका है और उनका दिमाग भी अब शांति चाहता है। कुछ सैनिक अपने डर को छुपाने के लिए मजाक करते हैं, कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ बस अपने घर की यादों में खोए रहते हैं। पहले जोश और जुनून था, अब वो खत्म हो चुका है और उसकी जगह अब सिर्फ एक ही इच्छा बची है, जिंदा रहना और घर लौटना। ईजी कंपनी का नेतृत्व कैप्टन स्पीयर्स कर रहे हैं जो एक सख्त लेकिन समझदार लीडर हैं। वो जानते हैं कि उनके सैनिक किस हालात में हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन्हें बेवजह के खतरे में ना डाला जाए। वो सिर्फ आदर्श मानने वाले ऑफिसर नहीं है बल्कि अपने लोगों के बारे में सोचने वाले लीडर हैं। तभी ऊपर से एक आदेश आता है कि पेट्रोल मिशन किया जाएगा। सैनिकों को रात के अंधेरे में नदी पार करनी है और जर्मन इलाके में जाकर जानकारी लानी है। ये आदेश सुनते ही सभी को लगता है कि इसका कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि जंग लगभग खत्म ही हो चुकी है। फिर भी यह मिशन दिया जाता है और इसे पूरा करना जरूरी होता है। यही जंग की सच्चाई है कि कई बार फैसले ऐसे लोग लेते हैं जो खुद मैदान में नहीं होते और उन फैसलों की कीमत सैनिकों को चुकानी पड़ती है। इस मिशन के लिए लेफ्टिनेंट जोन्स आता है जो नया है और खुद को साबित करना चाहता है। वो बहुत उत्साहित है और उसे लगता है कि ये मिशन उसके लिए एक मौका है, लेकिन दूसरी तरफ अनुभवी सैनिक इस मिशन को एक खतरे के रूप में देखते हैं। यहाँ हमें साफ दिखाई देता है कि अनुभव और जोश में कितना अंतर होता है। जोन्स आगे बढ़ना चाहता है जबकि बाकी सैनिक हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहते हैं। मिशन की तैयारी शुरू होती है। सैनिक अपने हथियार चेक करते हैं और योजना बनाते हैं। सभी जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा। रात का समय आता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सैनिक धीरे धीरे नाव में बैठते हैं और नदी पार करने लगते हैं। पानी की हल्की सी आवाज भी उन्हें खतरे में डाल सकती है। हर मूवमेंट बहुत ही सावधानी से की जाती है। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वे दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जर्मन सैनिकों की पोजीशन के पास पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि जर्मन सैनिक भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे खुद हैं। ये पल दिखाता है कि जंग में दोनों तरफ इंसान ही होते हैं। मिशन के दौरान वे जर्मन सैनिक को पकड़ लेते हैं। अब उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि वे सुरक्षित तौर पे वापस पहुंच जाएं। वापसी का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल गया तो हमला हो सकता है, लेकिन सभी सावधानी से वापस लौटते हैं और अपनी पोजीशन में पहुंच जाते हैं और मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक और आदेश आता है कि ऐसा एक और मिशन किया जाएगा। ये सुनकर सभी सैनिक परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जब पहला मिशन ही जरूरी नहीं था तो दूसरा क्यों किया जा रहा है। ये वही पल है जहां कैप्टन स्पीयर्स एक सच्चे लीडर की तरह सामने आता है। वो समझता है कि ये आदेश गलत है और वे अपने सैनिकों को बेवजह खतरे में नहीं डालना चाहता। वो इस आदेश को रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार दूसरा मिशन रद्द कर दिया जाता है। ये एक बड़ी जीत होती है, लेकिन यह जीत दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि गलत फैसलों के खिलाफ होती है। ये दिखाता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने लोगों की जान की कीमत को समझे। इस एपिसोड में हमने सैनिकों की मानसिक स्थिति भी देखी है। वे अब पूरी तरह थक चुके हैं और हर दिन डर के साथ जीते हैं, लेकिन उनके लिए अब हर दिन जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। लेफ्टिनेंट जोन्स भी इस मिशन के बाद बहुत कुछ सीखता है। उसे समझ आ जाता है कि असली जिंदगी किताबों से अलग होती है। यहाँ हर फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। सैनिकों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। वे एक परिवार की तरह हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एपिसोड
एपिसोड हमें सिखाता है कि जंग में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी है। अंत में हमें ये समझ आता है कि असली जीत दुश्मन को हराना नहीं बल्कि लोगों को सुरक्षित घर वापस लाना है। यही इस एपिसोड का सबसे बड़ा संदेश है। सैनिक अब बस यही चाहते हैं कि जंग खत्म हो और वे अपने घर लौट सकें। अब हम इस कहानी के कुछ और छोटे पहलुओं को समझते हैं जो इसे और भी गहरा बनाते हैं। कई बार सैनिक आपस में बैठकर सामान्य बातें करते हैं जैसे खाना, घर और पुरानी यादें। ये दिखाता है कि वे अंदर से कितने टूट चुके हैं और सामान्य जिंदगी को कितना मिस करते हैं। वे हंसते हैं लेकिन उनकी हंसी के पीछे डर साफ महसूस किया जा सकता है। कुछ सैनिक अपने परिवार को याद करते हैं और सोचते हैं कि जब वे वापस जाएंगे तो क्या करेंगे। ये उम्मीद ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। वे जानते हैं कि हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती है और उन्हें हर हाल में जिंदा रहना है। इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा सा गलत फैसला किसी की जान ले सकता है। इसीलिए अनुभवी सैनिक हमेशा सावधानी से काम लेते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं। यह बहुत बड़ी सीख है जो इस कहानी से मिलती है। यह एपिसोड हमें जंग की सच्चाई के बारे में बताता है जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक एहसास है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली बहादुरी क्या होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये एपिसोड हमें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख देता है। सही फैसला लेना हमेशा जरूरी होता है और कभी कभी सबसे बड़ी जीत लड़ाई को टालना ही होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग बैठकर वायलिन बजा रहे हैं और ठीक उनके पीछे तबाही का खूंखार मंजर है। हर तरफ घर और बिल्डिंग टूटी हुई हैं। टूटे हुए घरों और दुकानों का मलबा पड़ा हुआ है और जर्मन लोग अपना बचा कुचा सामान वहां से निकाल रहे हैं जो मलबे में बच गया है। और एक बम धमाके में तबाह हुई घर की छत पर कुछ अमेरिकी सैनिक बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं। अगले सीन में हम कैप्टन निक्सन को देखते हैं जो एक कमरे में अकेला बैठा हुआ है। उसके सामने शराब की बोतल रखी है और वह लगातार शराब पी रहा है। उसके चेहरे पर गहरी थकान और अंदर का खालीपन साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल हैं जैसे कई रातों से उसने ठीक से नींद नहीं ली हो। तभी उसे एक खबर मिलती है कि उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया है। ये सुनकर वो बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई गुस्सा नहीं दिखाता, बस चुपचाप बैठा रहता है और ज्यादा शराब भी पीने लगता है। ये दृश्य बहुत साधारण लगता है लेकिन अंदर से बहुत भारी है। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ गोली और बम तक सीमित नहीं है बल्कि ये सैनिकों की निजी जिंदगी को भी तोड़ देता है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सैनिक धूप में बैठकर आराम कर रहे हैं और कैप्टन निक्सन उनको कुछ पढ़कर सुना रहा है। जंग लगभग खत्म हो चुकी है और सारे सैनिक मस्ती और मजाक के मूड में हैं। वे आपस में मजाक कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं लेकिन कप्तान निक्सन बिल्कुल ही गंभीर है। वह उन सबको आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, इन सब चीजों के बारे में बता रहा है। अब दो सैनिक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन दोनों की ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगी है। चेक पोस्ट पर ऑलरेडी दो सैनिक मौजूद हैं। उनकी जगह अब नए सैनिक आ गए हैं। एक सैनिक वहां बैठकर बुक पढ़ रहा है लेकिन दूसरा सैनिक बंदूक से कुछ ना कुछ खटपट कर रहा है जिससे वो सैनिक डिस्टर्ब हो जाता है और बार बार मना करने के बावजूद भी जब वो सैनिक आवाज करने से नहीं मानता तो पहला सैनिक उस पर गुस्सा हो जाता है और डांट कर उसे चुप करा देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और ईजी कंपनी को जर्मनी के अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। सैनिक ट्रकों और टैंकों में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ अजीब सी शांति है, ना कोई गोली चल रही है, ना कोई दुश्मन सामने है। सैनिक आपस में बात कर रहे हैं, कुछ हल्की हंसी भी सुनाई दे रही है। उन्हें लग रहा है कि शायद युद्ध अब खत्म होने वाला है लेकिन इस शांति में एक अजीब सी बेचैनी भी है, जैसे सब कुछ सामान्य तो है लेकिन कुछ ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद वे एक छोटे से जर्मन कस्बे में पहुंचते हैं। वहां का दृश्य देखकर सारे सैनिक चौंक जाते हैं। बच्चे वहां खेल रहे हैं, औरतें अपने घरों के बाहर काम कर रही हैं, लोग रोजमर्रा के अपने कामों में लगे हुए हैं। ये सब देखकर सैनिकों को बहुत अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ बर्बादी और मौत देखी है। कुछ सैनिक गुस्से में है कि इन लोगों को जरूर सब पता होगा लेकिन ये दिखावा कर रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। वहीं मेजर विंटर्स अपने सैनिकों को शांत रहने का आदेश देता है। वो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये दिखाता है कि वो एक सैनिक ही नहीं बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार नेता भी है।
इसके बाद सैनिक कस्बे से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अचानक उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगती है। ये बदबू और तेज होती जाती है और सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये आखिर है क्या, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं बदबू और ज्यादा तेज होती जाती है। सभी सैनिक असहज हो जाते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ से बदबू आ रही होती है। कुछ देर बाद वे एक बाढ़ से घिरे हुए इलाके तक पहुँचते हैं। वहाँ एक गेट होता है। वो धीरे धीरे गेट के पास जाते हैं और सावधानी से उसे खोलते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उनके सामने जो दृश्य आता है वह उनकी सोच से भी परे होता है। अंदर चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। कुछ लोग अभी भी जिंदा होते हैं लेकिन उनकी हालत इतनी खराब होती है कि वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उनके शरीर केवल हड्डियों के ढांचे जैसे रह गए हैं। उनकी आंखों में डर और थकान साफ दिखाई देती है। ये दृश्य देखकर सैनिक पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल पाता, हर कोई बस उन्हें देखता रह जाता है। ये वो पल है जब उन्हें समझ आता है कि युद्ध का असली चेहरा क्या है। ये सिर्फ दुश्मन को हराने की लड़ाई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बुराई के खिलाफ जंग है। सैनिकों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कुछ सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ में गुस्सा भर जाता है, कुछ बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वे क्या देख रहे हैं। एक सैनिक धीरे से कहता है कि अगर उसने ये खुद नहीं देखा होता तो इस पर वो कभी भी विश्वास नहीं करता। ये लाइन उस पूरे दृश्य की सच्चाई को दिखाती है। प्राइवेट लिपगॉट जो जर्मन भाषा जानता है आगे आता है और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है। वो उनसे पूछता है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुनता है उनका चेहरा बदल जाता है। उसे सब समझ आता है कि इन लोगों ने कितनी भयानक तकलीफें झेली हैं। वो बाकी सैनिकों को बताता है कि इन लोगों को लंबे समय तक भूखा रखा गया था और इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। डॉक्टरों को बुलाया जाता है। वे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। वे सैनिकों को चेतावनी देते हैं कि इन लोगों को अचानक ज्यादा खाना देना खतरनाक है। सैनिक धीरे धीरे उन्हें खाना और पानी देना शुरू करते हैं लेकिन भूख इतनी ज्यादा है कि कई लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं। कुछ लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं और उनकी हालत और खराब हो जाती है। ये दिखाता है कि लंबे समय तक भूखे रहने के बाद शरीर कैसी प्रतिक्रिया करता है। मेजर विंटर्स इस पूरी स्थिति को देख रहा है और एक सख्त फैसला लेता है कि आसपास के जर्मन नागरिकों को यहाँ लाया जाए। उनका मानना है कि उन्हें सच्चाई जरूर देखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद नागरिकों को वहाँ लाया जाता है। वे पहले कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता था लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं और ये सब देखते हैं उनके चेहरे पर डर और शर्म साफ दिखाई देने लगती है। सैनिक नागरिकों को मजबूर करते हैं कि वे वहाँ पड़ी लाशों को खुद उठाएं और दफन करें। नागरिक धीरे धीरे ये काम करते हैं। उनके हाथ कांपते हैं। कई बार वे रुक जाते हैं। कुछ लोग रोने भी लगते हैं। ये दृश्य बहुत भारी होता है। इसमें कोई तेज आवाज नहीं है लेकिन भावनाएं बहुत गहरी हैं। इस दौरान कैप्टन निक्सन और मेजर विंटर के बीच बातचीत होती है। निक्सन अब भी अंदर से टूटा हुआ है। वो पूछता है कि आखिर हम सब यहाँ क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। विंटर्स सीधे साफ शब्दों में जवाब नहीं देता लेकिन उसके काम से ये साफ हो जाता है कि वे इस बुराई को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं। यही इस एपिसोड का असली सवाल और जवाब है। कैंप देखने के बाद सैनिकों का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। पहले वे बस युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और घर जाना चाहते थे, आराम करना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आता है कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है। उन्हें महसूस होता है कि उनके साथियों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। सैनिक लगातार कैंप के लोगों की मदद करते रहते हैं। वे उन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं लेकिन स्थिति अभी भी कठिन होती है। भूख और बीमारी के कारण लोग कमजोर हैं और धीरे धीरे ही ठीक हो पाते हैं। कुछ सैनिक रोने लगते हैं, कुछ गुस्से में हैं और कुछ पूरी तरह शांत हो जाते हैं। एक सैनिक कहता है कि अगर उसने ये सब खुद नहीं देखा होता तो कभी भी विश्वास नहीं करता। ये दृश्य दिखाता है कि ये सब कितना डरावना और अविश्वसनीय है। लीपगार्ड लगातार लोगों से बात करता है और उनकी मदद करता है लेकिन ये सब उसके लिए भी बहुत भारी हो जाता है। वे हर दिन उसका दर्द सुनता है और अंदर से टूटने भी लगता है। यह दिखाता है कि कभी कभी सच्चाई को समझना भी एक बड़ा बोझ बन जाता है। मेजर विंटर्स पूरे समय एक मजबूत नेता की तरह खड़ा रहता है। वो अपने सैनिकों को संभालता है और ये सुनिश्चित भी करता है कि काम सही तरीके से हो। वो न सिर्फ एक अच्छा अधिकारी है बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत मजबूत है। रात का समय आता है और सैनिक चुपचाप बैठे होते हैं। कोई हंसी, कोई मजाक नहीं करता। हर कोई अपने विचारों में खोया होता है। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये युद्ध सिर्फ जीतने के लिए नहीं था, ये एक बहुत बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए था। अब सैनिकों को समझ आ रहा है कि वे क्यों लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब ईजी कंपनी ने उस कैंप का दरवाजा
दरवाजा खोला तब उन्हें कोई दुश्मन नहीं मिला, बल्कि उन्हें इंसानियत का सबसे काला सच दिखा और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि जंग जीतना कितना जरूरी है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स एक नदी के किनारे खड़ा हुआ है, बस नदी में तैरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इतने में ही कैप्टन निक्सन वहां पर आ जाता है और उसे एक पैकेट देता है। उस पैकेट में कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हैं। इतने में कैप्टन निक्सन ऑफिसर विंटर्स से पूछता है कि घर जाकर तुम क्या करने वाले हो। दरअसल वो उससे पूछना चाहता है कि वो किस तरह की जॉब करेगा। ऑफिसर विंटर्स इस बात पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अभी मुझे नहीं पता। इस पर ऑफिसर निक्सन उसे कहता है कि उसके एक रिलेटिव की टेक्सास में काफी बड़ी फैक्ट्री है जिसमें वो घर जाने के बाद नौकरी शुरू कर सकता है। ये कहने पर ऑफिसर विंटर्स उसको थैंक यू बोलता है और बताता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगा, और ये कहकर वो नदी में कूद पड़ता है स्विमिंग करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकी सैनिक जर्मनी में अंदर तक घुस गए हैं और एक टाउन में पहुंचते हैं। वे ये देखकर हैरान होते हैं कि इस टाउन के घर बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है। सभी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं, सिर्फ कुछ जर्मन लोग बच जाते हैं, लेकिन जर्मन सेना के बड़े बड़े बैनर्स वहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा घर बना हुआ है जिसका नाम है ईगल्स नेस्ट। ये घर हिटलर का था जब वो वहाँ पर रहता था। इस घर तक पहुँचने के लिए जो एलिवेटर है उसमें भी सोने का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिकी सैनिक उस घर के अंदर पहुँचते हैं, वो हर जगह का मुआयना करते हैं, हर चीज देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कहीं कोई जर्मन सोल्जर तो नहीं है। एक सोल्जर को कुछ पुरानी हिटलर की फोटोग्राफ दिखाई देती हैं और कुछ सोल्जर घर की बालकनी में बैठकर ड्रिंक्स पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में ऑफिसर विंटर्स वहां पर आता है और वहां पर जाकर उन सबको एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा हुआ है कि जर्मन सेना ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स कैप्टन निक्सन के साथ जीप में एक टूटे हुए घर की तरफ जाता है। ऑफिसर निक्सन उससे पूछता है कि ये किसका घर है, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि उसे ये तो नहीं पता कि ये किसका घर है, लेकिन वो ये बता सकता है कि ये किसी बड़े जर्मन ऑफिसर का ही घर रहा होगा। वो उस घर की बेसमेंट में उसको लेकर जाता है। बेसमेंट में जाकर ऑफिसर निक्सन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि हजारों हजार शराब की बोतलें वहाँ पर रखी हुई हैं। ऑफिसर विंटर्स उसे बताता है कि वहाँ पर 10,000 से ज्यादा ड्रिंक्स की बोतल हैं। अब अगले सीन में हम देख रहे हैं कि कुछ सोल्जर एक रूम में बैठकर वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो जापान में लड़े जा रहे युद्ध की है, जहां अमेरिकी सेना के सोल्जर जापानियों से लड़ रहे हैं। ऑफिसर विंटर्स का साथी उससे पूछता है कि हम जापान में लड़ाई के लिए कब जा रहे हैं, जिसके जवाब में ऑफिसर विंटर्स कहता है कि उसे अभी नहीं पता, हमें अभी ऑर्डर्स का इंतजार करना पड़ेगा। वो अपने साथियों को कहता है कि सारे सोल्जर्स को अगले युद्ध के लिए तैयार करो। जो भी सोल्जर यहाँ पर हैं वो रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करेगा ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। अब हम देख रहे हैं कि कुछ अमेरिकी सोल्जर्स शिकार पर निकले हैं। वो सब दलिया खा खा कर बोर हो गए हैं और हिरन का शिकार करना चाहते हैं। हिरन को देखकर एक ऑफिसर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक हिरन वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम ऑफिसर विंटर्स को अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता देख रहे हैं। दरअसल ऑफिसर विंटर्स ने जापान जाने की पहल की है, जिसकी वजह से उसके साथ ये मीटिंग चल रही है। सामने बैठा सीनियर ऑफिसर उसकी रिपोर्ट को पढ़ रहा है और ये अंदाजा लगा रहा है कि उसने कितनी खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिससे वे बचकर निकला है। वह उसकी जाबाजी के लिए उसको बधाई भी दे रहा है। जैसे जैसे वो पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा है, ऑफिसर विंटर्स को पुरानी युद्ध की झलक नजर आ रही है, जहाँ पर उसने कई सारे जर्मन सैनिकों को मारा था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि अभी हम आपको जापान नहीं भेज सकते, अभी आपको यहीं रहना होगा अपने साथी सोल्जर्स के साथ और अगले ऑर्डर का इंतजार करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि 3 सोल्जर्स जीप में बैठे हुए हैं और एक घर के सामने खड़े हैं। उन्हें कहीं से पता लगता है कि इस घर में जो आदमी रह रहा है वे जर्मन सेना में सीनियर ऑफिसर था, जिसने कई अमेरिकी सैनिकों की जान ली है। लेकिन एक सोल्जर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये वही ऑफिसर है, ये तो कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। लेकिन वो सोल्जर उससे बहस करके अंदर घुस जाता है और उस आदमी पर बंदूक तान देता है। दूसरा सोल्जर घर से बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगता है। अचानक उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक आदमी घर से निकलकर भागने लगता है। वो सोल्जर भी घर से बाहर निकल जाता है और उस भागते हुए आदमी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक नहीं चल पाती। वो अपने साथी सोल्जर से उसे गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। लेकिन उनका तीसरा साथी उस भागते हुए आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं गिरकर मर जाता है। अब रात का वक्त है और 3 सोल्जर जीप में बैठकर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ आगे चलकर देखते हैं कि आगे 2 जीप खड़ी हुई हैं और एक अमेरिकी सोल्जर वहां पर खड़ा हुआ है और एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। वो आगे जाकर उस सोल्जर से पूछता है कि सोल्जर
यहाँ पर आखिर हुआ क्या है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि इस जर्मन सोल्जर ने उसे पेट्रोल देने से मना कर दिया था, तो मैंने इन दोनों को गोली मार दी। वो सीनियर ऑफिसर उसे देखकर समझ जाता है कि ये अमेरिकी सोल्जर शराब के नशे में धुत है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो सोल्जर उस सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है, जो जाकर उसके सर में लगती है। गोली मारकर वो वहाँ से जीप में बैठकर भाग जाता है। गोली लगे हुए ऑफिसर को बचाने के लिए उसके दोस्त भागकर वहाँ पर आते हैं और उसे अपने कैंप में लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है, लेकिन वो सारे सोल्जर्स को बताता है कि इस गोली को सर से निकालना बहुत मुश्किल है। ये अभी तो जिंदा है, लेकिन ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएगा। इसका ऑपरेशन सिर्फ एक ब्रेन सर्जन ही कर सकता है, जो यहाँ नहीं है, और अगर वो यहाँ होता भी तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होता। ये सुनकर सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं और अपने साथ अपने घायल साथी को भी ले जाते हैं। वो एक ब्रेन सर्जन की तलाश में आगे टाउन में जाते हैं। एक सीनियर ऑफिसर सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि मुझे उस सोल्जर को जिंदा पकड़ना है जिसने गोली चलाई थी। अब हम देख रहे हैं कि एक सोल्जर एक घर में घुस रहा है। वे एक डॉक्टर का घर है। वो उसे अपने दोस्त का इलाज करने के लिए बाहर बुलाता है और उसे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां उस घायल सोल्जर का ऑपरेशन किया जा सकेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिकी सोल्जर ने उस सोल्जर को पकड़ लिया है जिसने अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारी थी। वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और खून निकल रहा है। साफ पता चलता है कि बाकी सोल्जर ने उसकी तबीयत से खातिरदारी की है। वो सीनियर ऑफिसर उस सोल्जर के पास जाता है और उसके सर पर बंदूक तान देता है। वो उसको जान से मारना चाहता है, लेकिन मार नहीं सकता और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सीनियर जर्मन ऑफिसर आगे बढ़ता है और एक ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने साथी सोल्जर से कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी परमिशन लेकर वो आगे बढ़ता है और अपनी भाषा में जर्मन सोल्जर को कुछ कह रहा है। वो सोल्जर अपने साथियों को बताता है कि तुम सब लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ इस जंग में लड़ाई लड़ी है और मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। मुझे इस बात का भी बहुत गर्व है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ लड़ सका, क्योंकि तुम लोग बहुत बहादुर हो। अब जंग खत्म हो गई है। हमने अपने कई साथियों को खो दिया है, जिनको हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप सब एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जियो। तभी वहाँ पर ऑफिसर विंटर्स को कैप्टन सोबेल दिखाई देता है। कैप्टन सोबेल वही ऑफिसर है जिसके अंडर सभी सोल्जर्स ने ट्रेनिंग ली थी। ऑफिसर विंटर्स को देखकर कैप्टन सोबेल नजर घुमा लेता है। वो जानता है कि अब वो उससे सीनियर ऑफिसर बन चुका है। कैप्टन विंटर्स उसे लगातार देख रहा है। वो उसको रोकता है और बोलता है कि कैप्टन, तुमने मुझे सल्यूट नहीं किया, जिसके जवाब में कैप्टन सोबेल उसे सल्यूट करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स मिलकर बेसबॉल खेल रहे हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद वो सब बहुत खुश हैं, लेकिन वह अब भी जर्मनी में फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें घर जाने का ऑर्डर अभी तक नहीं मिला। ऐसा इसलिए है कि अभी भी अमेरिका जापान से युद्ध लड़ रहा है। हम देखते हैं कि ऑफिसर विंटर्स भी कैप्टन के साथ आगे बढ़ता है। उनका एक साथी सारे सोल्जर्स को वहां पर बुलाता है। अब कैप्टन विंटर्स उन सारे अमेरिकी सोल्जर्स को बोलता है कि हमारे पास कुछ न्यूज है जो हम आप सबको बताना चाहते हैं। वह उन्हें बताता है कि जापानियों ने अमेरिकी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है और हम वो युद्ध जीत चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हम सब यहाँ से वापस अपने घर जा सकते हैं और कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सारे सोल्जर्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब अंत में हम देख रहे हैं कि कुछ रियल लाइफ सोल्जर अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं। वो अपने बारे में, अपने साथियों के बारे में बता रहे हैं जो उनके साथ अब नहीं रहे। एक सोल्जर बताता है कि एक दिन उसके पोते ने उससे एक सवाल पूछा कि दादाजी, क्या आप लड़ाई में हीरो थे? जिसके जवाब में वो अपने पोते को बोलता है कि नहीं, मैं लड़ाई में हीरो नहीं था, बल्कि मैं हीरोज के साथ लड़ाई में था। वो हीरोज जो आज हमारे बीच नहीं रहे।